वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो के साथ हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे, जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी लगता है और जी इकोनॉमिक्स के लिए भी लगता है। यानी कि अगर कोई बच्चा बीकॉम ऑनर्स में है या किसी अदर ऑनर्स में है जिसने जी इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया हुआ है, तो सेम पेपर लगता है सेमेस्टर 1 में। और हालांकि मैं जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटी है इंडिया में जिनमें सीबीसीएस लगा हुआ है, तो सिलेबस तो समय कॉमन ही होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर बच्चों मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कराऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा ये सारा का सारा जो कोर्स है, हमने कोर्स क्रिएट किया हुआ है। तो ये सारा का सारा जो कोर्स है वो आपको मिलेगा हमारी ऐप में विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में क्योंकि 7 क्वेश्चंस आते हैं तो हम टोटल 4 वीडियो बनाएंगे। पहली वाली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा रहे हैं, दूसरी वीडियो में हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तीसरी वीडियो में हम आपको चौथा, पांचवा और लास्ट वीडियो में हम आपको छठा और सातवां क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो इस तरीके से 4 वीडियो बनाएंगे हम हर क्वेश्चन पेपर पर। बच्चों YouTube की प्लेलिस्ट में जाके आपको ये सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। हालांकि कुछ वीडियो आपको वहां पे प्राइवेट भी दिखेंगी, लेकिन अगर आप ऐप के थ्रू अगर ये सारे का सारा कोर्स को व्यू करते हो तो आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, और वहां जाके आप अपने सारे के सारे जो डाउट्स है डिस्कस कर सकते हो मुझसे चैट के माध्यम से भी। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्वेश्चन करना है। टोटल क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन बोले हुए हैं पार्ट में, और हमें 5 क्वेश्चन इनमें से सॉल्व करने हैं। यानी कि हर क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन करने, 3 मार्क्स ईच का। तो जो टोटल क्वेश्चन मार्क्स होंगे वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन होंगे टोटल मिलाकर। हमें 15 मार्क्स का पेपर है ये वाला क्वेश्चन नंबर 1। मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हम सॉल्व कर रहे हैं, पहला पॉइंट ये वाला। देखिए सबसे पहला कह रहा है कि हाउ दी कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यानी कि एफिशिएंसी का जो कंसेप्ट है। देखिए एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं दे आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो एफिशिएंसी को कैसे बताता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, ये एक्स गुड्स नीचे लिख लेते और वाई गुड्स लिख लेते हैं। तो एफिशिएंसी को कैसे बताता है बच्चों, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से हमें पता चलता है कि जितने भी पॉइंट हैं जो पीपीसी के ऊपर स्थित हैं, दे शो दी दैट रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, यानी कि एफिशिएंटली रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन को बताता है। लेकिन अगर कोई पॉइंट इससे अंदर है तो ये बताता है कि रिसोर्सेज आर इनएफिशिएंटली यूटिलाइज, या उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो एफिशिएंसी को दिखाते हैं और अंदर जो पॉइंट है वो इनएफिशिएंसी को दिखाते हैं। इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसमें आप ये बताओगे कि अगर कोई भी पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के ऊपर है तो जो गिवन रिसोर्सेज है उसमें हम पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि एफिशिएंसी के कंसेप्ट को दिखाता है। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन आ जाता है हमारा। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन माय इनकम वाज 10,000 आई स्पेंड 40% ऑफ इनकम ऑन फूड। देखिए मैं यहां पर बता देता हूं, जब मेरी इनकम थी 10,000 तो इसका 40% में फूड पे खर्च करता था, फूड एक्सपेंडिचर। यानी कि मैं कितना खर्च करता था, 4,000, सॉरी 4,000, हाँ 10,000 का 40% 4,000 ही होता है। ठीक है जी। व्हेन माय इनकम डबल आई स्पेंड ओनली 20%। यानी कि जब इनकम डबल हो गई, इनकम डबल का मतलब 100% हो गई तो 200 हो गई, और 200 का 20% का मतलब हो 4,000। यानी कि इनकम के चेंज होने से हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस केस में क्या कह रहा है आगे वो, कैलकुलेट माई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ फूड। तो बच्चों यहां पे आपको याद रखना है प्राइस इलास्टिसिटी की तरह ही, अगर इनकम चेंज होने से या इनकम के चेंज होने से जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहता है, तो इसका मतलब ईडी जो है
y वो 1 के बराबर है, यानी इनकम इलास्टिसिटी जो है वो 1 के बराबर है, क्योंकि इस केस में क्या बताया जा रहा है कि इनकम चेंज होने से हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि आप याद रखिएगा ये भी एक्सपेंडिचर मेथड की तरह ही है। प्राइस इलास्टिसिटी में हम प्राइस से रिलेट करते हैं और इसमें हम इनकम से रिलेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम कर लेते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट आपको दी जा रही है, आपको बताना है कि आप इससे एग्री करते हो कि नहीं करते हो। फॉर अ कंज्यूमर टू मैक्सिमाइज हर यूटिलिटी हर इंडिफरेंस का शुड इंटरसेक्ट हर बजट कंस्ट्रेंट। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी पर्सन को अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना है तो ये जरूरी है कि जो बजट कंस्ट्रेंट लाइन है उसको इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करे। यानी कि इस तरीके से वो बोल रहा है। ये मान लीजिए बजट लाइन या बजट कंस्ट्रेंट है और इस तरीके से हमारा इंडिफरेंस कर्व है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है? तो बच्चों इसका आंसर है नो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए इंटरसेक्ट नहीं करता बल्कि टेंजेंट होता है। इस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। यानी कि इस केस में जो MRS होता है और जो PX/PY होता है दोनों बराबर बराबर होते हैं। यानी कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है और जो ये वाला जो स्लोप है वो दोनों के दोनों बराबर बराबर जहां पर होते हैं वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, ना कि जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे सारे के सारे पॉइंट है जो हमने 3 क्वेश्चन आपको करवाए। इसके अलावा भी बच्चों हमारे 3 क्वेश्चंस है तो वो भी हम आपको सॉल्व करा लेते हैं। तो आपको बच्चों देखिए कोर्स अगर आप कोर्स में आपको ये सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो हम सॉल्व करा रहे हैं, अच्छा रहेगा आप बच्चों के लिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर आपको अपना पूरा कवर करना है सिलेबस तो बहुत ही रीजनेबल से हमने फीस रखी हुई है 1000 रुपीज। मुझे लगता है बहुत ही नॉमिनल सी फीस है जिसमें आपको सारा कुछ मिलेगा, वीडियो भी मिलेंगे, पिछले सालों क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, सब कुछ आपको वहां पे मिलने वाला है। तो एक बार मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। इसमें वो कह रहा है कि हाउ डू इकोनॉमी ऑफ स्केल अफेक्ट दी शेप ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। यानी कि जो हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, अब देखिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल 3 तरीके की होती है, सॉरी इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है 2 तरीके की होती है। सबसे पहला है, देखिए जैसे मान लीजिए अगर हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है, हालांकि इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो ज्यादा है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से, ऑफ स्केल से। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने का फायदा ज्यादा हो रहा है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने का नुकसान कम हो रहा है, तो आपका जो कॉस्ट है वो लगातार फॉल करेगा। यानी इस केस में आपकी जो कॉस्ट है और जो आपका जो कर्व होगा LAC का वो डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। यानी कि ये किसको बता रहा है, कंडीशन नंबर 1 को, जब आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से। अगर आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का हो जाएगा जिसमें बिल्कुल बराबर बराबर नजर आएगा आपको। और अगर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का फायदा ज्यादा कम मिल रहा है जबकि नुकसान ज्यादा मिल रहा है तो आपकी जो शेप है वो इस तरीके से आ जाएगी। तो आपको ये बताना है कि अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से तो जो LAC कर्व है वो डाउनवर्ड होगा। अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के बराबर है तो जो LAC कर्व है वो कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल कम है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से तो जो LAC कर्व है वो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है जो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। व्हाई डज अ मोनोपोली फर्म हैव टू एक्सेप्ट अ लोअर प्राइस फॉर प्रोडक्ट इट इज want to sell more while the perfect competition firm does not have to do this। यानी कि अगर एक मोनोपोली फर्म अपनी ज्यादा सामान बेचना चाहती है तो उसे कीमत घटानी पड़ेगी, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, फर्म जो होती है वो जितनी चाहे सामान बेच सकती है उसी कीमत पर, लेकिन मोनोपोली में अगर फर्म जो है वो ज्यादा सामान को बेचना चाहती है तो उसे कीमत घटानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसकी वजह अगर जानने की कोशिश करोगे तो आपको मोनोपोली का डिमांड कर्व और मोनोपोलिस्टिक का डिमांड कर्व को एनालाइसिस करना पड़ेगा। अगर हम बात करें बच्चों मोनोपोली के डिमांड कर्व की, तो मोनोपोली के केस में जो डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड होता है इस तरीके से, जिसको आप AR कर्व भी बोल सकते हो।
जबकि परफेक्ट कंपटीशन में ये मोनोपोली की कंडीशन है बेटा बच्चों, और ये परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है, तो इस केस में AR और MR इस तरीके का होता है। तो क्या मतलब है इसका मतलब यह हुआ कि डिमांड का डाउनवर्ड होने का मतलब है कि अगर आपको प्राइस को घटाओगे तभी आपकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। लेकिन इस केस में क्या होता है, क्योंकि गुड्स होमोजीनियस होती है, गुड्स का प्राइस ऑटोमेटिकली बॉटम लेवल पर है जो कि मार्केट द्वारा डिसाइड किया गया है, तो जितनी इस प्राइस पर वो जितनी चाहे क्वांटिटी को सेल कर सकता है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में गिवन प्राइस पे ही वो ज्यादा क्वांटिटी को सेल कर पाता है। लेकिन मोनोपोली के लिए जरूरी है कि अगर वो चाहता है ज्यादा क्वांटिटी को सेल करना तो उसे प्राइस को कम करना पड़ेगा। जैसे कि डायग्राम में हमने 5 रुपए से कीमत जब 10 रुपए से 5 रुपए होती है तभी जो डिमांड है वो 100 से बढ़कर 200 होती है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम रहने पर भी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कैलकुलेट दी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लास्ट वर्कर if the equilibrium in perfect competitive firm sell each unit at 50 and the wage rate is 500। देखिए जैसे MP होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस से, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं ना, तो इस केस में ये निकल जाएगा हमारा MRP जो कि VMP के बराबर होता है परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कंडीशन नंबर ये आपको लेसन नंबर यूनिट नंबर 6 में मिल जाएगा, लास्ट यूनिट जो है उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को मल्टीप्लाई कर दोगे प्राइस से तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम मोनोपोली की बात कर रहे हैं, कंपटीटिव फर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए VMP और MRP बराबर बराबर होता है। अब यहां पे वो बोल रहा है कि फर्म जो है वो 50 रुपए में सामान बेच रही है और जो वेज रेट है वो 50 है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं आपको बता देता हूं, हर फर्म को जो वेज मिलता है वो उसकी MRP के बराबर होता है। ये भी एक कंडीशन है परफेक्ट कंपटीशन में। इसका मतलब वेज रेट कितना है, वेज रेट हमारा है 500 और प्राइस कितना है 50, तो इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो 10 के बराबर होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों आपको। तो इस तरीके से बच्चों 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगली जो वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करवाएंगे। तो बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करा रहे हैं। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐप हमारी डाउनलोड कर लोगे और इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, ताकि अगर आप लाइक करते हो तभी मेरा मोटिवेशन मिलेगा आगे और वीडियो पब्लिश करने का। क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो बच्चों मोटिवेशन नहीं मिलता है आगे वीडियो को पब्लिश करने का। ऐसा लगता है जैसे आप ये इस तरीके की वीडियो देखना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे आपकी नॉलेज और स्किल दोनों ही डेवलप होंगे। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।